नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? एक चीज़ पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन, ठीक है? आज बहुत सारा चीज़ लेके आया हूँ. आई नीड सम नोट्स. मैं जनरली नोट्स नहीं करता हूँ, बट देन आई थॉट कि जब साइंस पढ़ेंगे तो नोट्स के साथ करते हैं. इसीलिए मैंने आज नॉर्मल ड्रेस नहीं पहना कि मैंने जो पीएचडी किया था कभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या बोलता रहता है बिजनेस. इसीलिए मेरा थीसिस भी लेके आया मैं. दिस इज़ माय थीसिस. 6 साल लगा था ये बनाने के लिए. ये कलर वाला मैं एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद दिखाना चाहता था, तो मैं डैड को फ़ोन करके बोला कि उधर है, ये सब करता था मैं. एक बार पकड़ो माइक, दिखाता हूँ. बोला कि कलर वाला फ़ोटो एक बार देखना ना, तो कलर वाला नहीं भेज पाया. तो ऐसे आई एम एक्सपर्ट ऐसे क्या बोलते हैं डिफरेंट प्रोटीन इंटरेक्शंस वगैरह वगैरह, इसका आप फ़ोटो ले सकते हो. हाँ, नो प्रॉब्लम. हम लोग आज जानेंगे कि व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या होता है. और इस रूम से बाहर निकलने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ आप डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो. कैंसर कौन स्टेज में है आप बता सकते हो. और ऐसे नहीं, इस लेक्चर को हम लोग बाद में वीडियो में भी अपलोड करेंगे. उसको आप जितना बार देखोगे उतना बार उसमें कुछ वर्जन नहीं रहेगा, कट रहेगा. इसीलिए यहाँ पे जो आए हैं उन्हीं को जानकारी मिलेगा, बाकी को 100% नहीं मिलेगा. दैट इज़ देयर अनफॉर्चुनेट थिंग. और ये जानने के बाद तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कैंसर है क्या, कैसे होता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और हेमोहिम कैसे इस पे काम करता है. ज़्यादातर जैसे हम तो नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे सुनने में आए बोलते हैं ये ले लो, हेमोहिम ले लो, कैंसर क्योर. सो पहले ही एक डिस्क्लेमर देता हूँ. हेमोहिम इज नॉट एन मेडिसिन, शुड नॉट बी क्लेम टू क्योर द कैंसर, but it may support body's immune surveillance, helping our natural defenses detect and destroy early abnormal cells before they become dangerous. ठीक है? This is what a ethical selling is. This is ethical selling. So मार्केट में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये कैंसर को क्योर करेगा, it is wrong. It is wrong. By the way, कैंसर कहाँ से आया है, कोई बता सकता है? ये वर्ड कहाँ से आया है? कैंसर राशि सुना है? राशि कैंसर है ना, लियो राशि है? उसको हिंदी में कौन सा बोलते हैं कैंसर को? कर्क. कर्क मतलब केकड़ा. केकड़ा का मतलब करकट. करकट भी बोलते हैं उसे, केकड़ा. सो ये एक्चुअल में केकड़ा से आया हुआ है, क्योंकि कैंसर देखने में ऐसा है. तो ये हिपोक्रेट्स जो ओल्ड ग्रीक के शायद डॉक्टर थे, राइट, समथिंग, हाँ, ग्रीक के फिजिशियन थे. सो ये ऐसे केकड़े जैसा पैर उसका होता है. तो उनको देखा कि कैंसर का से ट्यूमर जो मिला था उसका ऐसे सिकड़ जैसे ऐसे निकल के रखा हुआ, तो इसी से इसका नाम कैंसर आ गया. अगर आप कैंसर का डेफिनेशंस अगर देखोगे तो दिस इज द डेफिनेशन इज 2 चीज है. अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल. अनकंट्रोल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि बड़ा हो गया. अनकंट्रोल मतलब जो कंट्रोल में नहीं है. ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि अनकंट्रोल नहीं हुआ तो वो बड़ा भी हो सकता है, बढ़ गया, बढ़ रहा है. ठीक है, ये नहीं है. तो अनकंट्रोल ग्रोथ है, वो भी कौन सा सेल का? एबनॉर्मल सेल का. क्लियर? बड़ा क्लियर हो गया डेफिनेशन. अब क्या इसका नेक्स्ट पेज जाने के पहले ऐसा पता है, बचपन में पढ़े हुए हैं. ओहो, डीएनए का पूरा नाम क्या है? बोले क्लास चालू हो गया है भाई. हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीएनए.
सो हमारा बॉडी जो है, हमारा पूरा बॉडी है, इसका एक सोचिए एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, ये बिल्डिंग का एक एक ब्लॉक को ईंटा बोला जाता है, राइट। वैसे भी हमारा सेल होता है। तो डीएनए में आते हैं बैकवर्ड से, ये हम हैं, ये है आप, आपने आंसर दिया ना। तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल, मतलब वो ईंटा हो गया। अब वो ईंटा तो कुछ से बना होगा ना, तो ईंटे के अंदर बहुत सारे चीज है, मगर उसके अंदर जो मेन चीज होता है मिट्टी। वैसे ही होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ह्यूमन में 23 पेयर होता है, 46 डिफरेंट, 23 पेयर बोलते हैं क्रोमोसोम। पहले वो बचपन में सुना है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स एन वाई हो गया तो लड़का हो गया, एक्स एक्स वाई वाई हो गया तो लड़के हो गए, वही वाला क्रोमोसोम है, वही वाला क्रोमोसोम। बोले कि ये बचपन में फिर से वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका अंदर का अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में इतने, उसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर, इसको बोला जाता है डीएनए। डीएनए कैसे होगा मैं बताता हूँ। सोचो डीएनए का 4 लेटर होता है, जैसे अल्फ़ाबेट ABCDEFGH होता है, डीएनए में सिर्फ 4 लेटर होते हैं। तो एक बुक लिखना है, सिर्फ 4 लेटर देके AGTC, ये बस उसका नाम ही है ऐसे, उसको डिटेल्स में जानने का जरूरत नहीं है, आप लोगों का एग्जाम नहीं होने वाला है। ATGC, ठीक है, ATGC ऐसे करके बोला जाता है। एडिनाइन वो सब भूल जाओ, गुआनाइन ऐसे करके नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पूरा बॉडी जो है, आप सोचो कि हमारा बॉडी अगर किताब है तो ATGC लेटर्स हैं, और उससे एक एक चैप्टर बनता है, उसको बोलता है जीन, ठीक है। उसका एक एक चैप्टर बन गया, एक एक चैप्टर को इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं जीन। सो ये लेटर लेके जीन बन गया। जीन जो है GENE, वो भूत वाला जीन नहीं है, भूत वाला जीन नहीं, जीन। और हर एक व्यक्ति का ये कोडिंग डिफरेंट होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज किसी का सेम नहीं होता है, इवन जुड़वा का भी नहीं। वैसे ही हर एक का डीएनए अलग होता है, उसका कॉम्बिनेशंस अलग होता है। अब डीएनए से जो है ये क्यों ऐसा है, ऐसे हमारे बॉडी में सेल के अंदर रखा हुआ है। अब दूसरा सेल बनना है तो वो क्या करेगा, इसको सेल बनना है, कोई फंक्शन करना है, पूरा बॉडी चलाना है, खून को इधर से उधर लेके जाना है, ऑक्सीजन लेना है, तो वी नीड प्रोटीन। प्रोटीन मतलब जंतर बनता है, मतलब छोटे छोटे टूल बनते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल हमारे बॉडी में जो बनते हैं, उसके लिए जो उसका प्रीकर्सर चाहिए, जो उसका जहां से बनता है, वो होता है डीएनए। तो डीएनए जो है मतलब ये जीन हो गया, यहां से प्रोटीन बनता है। तो ये डीएनए से जो प्रोटीन, जो हमारा पूरा मशीनरी देखते हैं, इसमें 21 बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब आपको 21 लेगो दे गया है, उसमें आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशंस होगा आप सोचो, वो कॉम्बिनेशंस करके आपको प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन जो है बॉडी का डिफरेंट काम करता है, इसको सिर्फ दिमाग में रखना है कि अच्छा ऐसे होता है। सो एक व्यक्ति हो गया, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है सेल। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर रहता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर रहता है जीन, जीन का एक्सप्रेशन होता है डीएनए की तरह। मतलब डीएनए इज एन लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज का 4 लेटर होता है ATGC, दैट्स इट। इतना सा है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सिंपल, बस खत्म हो गया। आपको तो हो गया नहीं, डीएनए का खत्म हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम पे बोलूंगा ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। सो नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई विल टेल यू समथिंग, ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है।
सो एनीवे डीएनए ये वाला क्यों पता है, ये जब फ्रैगमेंट ऐसे करके बनता है ना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए, उस टाइम पे हमारा सिस्टम जो है चेक करता रहता है कोई एरर तो नहीं हो गया, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे रोज एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, डीएनए से फिर दूसरा, जब सेल डिवीजन होता है ऐसे करके बनता है, फिर सेल डिवीजन से जो है उसको एक स्ट्रैंड ऐसे करके जिप की तरह खोल के निकाल के फिर उसका प्रोटीन बनता है, जैसे जिपर हो गया वैसे अलग हो जाता है, फिर जिपर बंद होता है, जिपर खुलता है, जिपर बंद होता है। आप सोचो खुल रहा है बंद हो रहा है, किसी एक जगह पे कटक करके होता है ना, हमारा जिप एक बार डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, पुराना जिप होता है तो उसके बाद और लगता नहीं है, बोले कि इसका जिपर चेंज करो। वैसे ही हमारे बॉडी में जिप खुलता है बंद होता है और उसको चेंज करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो वो डीएनए डैमेज होने के बाद, किसी भी हिसाब से डीएनए डैमेज आता हूँ मैं, डीएनए डैमेज होने के बाद वो जिपर का जब ऐसे खुलने वाला बंद हो जाता है, कैसे होता है, वहाँ से कटने लगता है ना, उसके बाद लगता ही नहीं है जिपर, है लगता है, ऐसा लगता है। वो बोलते हैं कि बाहर के देश में ना जिपर जो है बैक में होता है वुमेन का, बोलते हैं जिपर खुलने वाला चाहिए इसीलिए शादी करते हैं क्योंकि ऐसे करके हाथ नहीं जाता ना जोक 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 जोक। सो जिपर में अगर बैग में हमारा जिपर होता है अटक जाता है तो फिर उसको पूरा जिपर चेंज करना पड़ता है, बट देन आप जिपर को फिक्स भी कर सकते हो। हमारे अंदर जो है रिपेयर सिस्टम है, जिसके ऊपर मेरा पीएचडी है, डीएनए रिपेयर सिस्टम। दिस इज व्हाट हो गया डीएनए डैमेज जो है, मैंने बताया डीएनए डैमेज को रिपेयर होता रहता है। डीएनए डैमेज क्यों होता है मैं बताता हूँ, थोड़ा देर में आता हूँ। डीएनए डैमेज का बहुत सारा कारण है। डीएनए डैमेज यूवी से डीएनए डैमेज होता है, मतलब 10 बजे से लेके 3 बजे के अंदर अगर आप धूप में निकल रहे हो तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी योर फेस का और बॉडी का डीएनए डैमेज होता है। उसको रोकने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो हमारे दादी दादा और उनके दादी दादा कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं किए थे, राइट, क्योंकि तब यूवी रेडिएशंस कम होता था, क्योंकि उन्होंने कभी फ्रीज नहीं यूज़ किया था। जो 20 साल पहले फ्रीज आता था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता था, जो निकल के ऊपर जाके ओजोन में छेद लेके आया, और अभी बहुत सारा फैक्ट्री के वजह से ये छेद है। तो अभी भी इस छेद के वजह से हमारा रे ज़्यादा आता है, तो अभी हमें सनस्क्रीन चाहिए, 100 साल पहले नहीं चाहिए। ओके, सो इसीलिए डीएनए डैमेज होता है। और ये छोड़ के भी जो है हमारे बॉडी में 2 किस्म का जीन है। डीएनए अब डैमेज जो हो गया उसको रिपेयर हो गया। सोचो एक सेल में पूरा सेल जो है डीएनए का बहुत सारा जगह में डैमेज हो गया, और उसमें से एक जगह था ट्यूमर सप्रेसिव जीन। ट्यूमर सप्रेसिव जीन क्या होता है, देखो कोई मुझे कुछ साल पहले सवाल किया था, अनकंट्रोल सेल बढ़ रहा है वो कैंसर है, जब अनकंट्रोल सेल ये बढ़ रहा है तो बच्चा कैसे हो गया, वो भी तो अनकंट्रोल सेल है, तो वो भी कैंसर है, वो तो कैंसर नहीं है। उस टाइम पे तो फिर इतना फास्ट क्यों सेल बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा ट्यूमर सप्रेसिव जीन या फिर इसको डिफरेंट वे में काम करते हैं और उसको अलाउ करता है कि कैंसर के तरह ही बढ़े। एक अच्छा के लिए सेल बढ़ता है जिसमें से हर किसी को खुशी देता है, एक बुरा की तरह बढ़ता है जिसमें से कैंसर पैदा होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग। सो अच्छा बुरा हमेशा एग्जिस्ट है। एनीवे, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन में ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन करता है। आपको पता चल गया कि जीन से जो है प्रोटीन निकल के आता है, पता चल गया है? उसके बाद ये जो करता है इस सेल डिवीजन स्टॉप करता है। ये अगर एक्टिवेट हो जाता है ये सेल डिवीजन स्टॉप करता है, मतलब कोई सेल को डिवीजन नहीं करना है, ये इसको मारना है तो उसको तो डिवीजन कर देगा, तो वो तो फिर 2 बैड सेल हो जाएगा, राइट, तो फिर उसको स्टॉप करता है। मगर उसमें अगर म्यूटेशन आ जाता है, इस जीन में अगर डैमेज हो जाता है तो फिर वो म्यूटेशन के वजह से ट्यूमर जनरेट होता है। जिसको सेल डिवीजन नहीं करना था वो सेल डिवीजन करता है। और एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। उसका क्या काम है, उसको सेल डिवीजन करना है, ठीक है, उसको सेल डिवीजन करना है, मतलब अच्छा सेल करना है। मगर सेल डिवीजन अगर इसमें अगर डैमेज हो गया और म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब चेंज हो गया, नॉर्मल जो रहता है म्यूटेशन, ठीक है,
म्यूटेशन चेंज हो गया तो वो भी ट्यूमर होता है। और डीएनए डैमेज का जो रिपेयर सिस्टम है इसमें, ये अगर डीएनए डैमेज में रिपेयर सिस्टम होता है, रिपेयर सिस्टम में अगर डैमेज हो जाता है तो फिर इसको एक्टिवेशन कर देता है ऑन्कोजीन को, या फिर ट्यूमर सप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, ये भी ट्यूमर जनरेट करता है। सो कहीं ना कहीं हमारा डीएनए डैमेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ट्यूमर। ट्यूमर इज ए कैंसर। ट्यूमर इज वन काइंड ऑफ कैंसर। हम लोग सब सीखेंगे कितना टाइप का कैंसर होता है, कैसे होता है। ओके, सो एक स्टडी किया गया है, स्टडी से पता चला है कि जितने कैंसर होते हैं उसका 42% हमारे हाथ में होता है क्योर करना। हमारे 42% जो है इजीली हम लोग कैंसर को स्टॉप, मतलब समझ लो कि 50% के आसपास, 42 तो 50 ही हो गया, आधा समझ लो, आधा हमारे हाथ में है, आधा उनके हाथ में, आधा हमारे हाथ में, आधा उनके हाथ में। तो भगवान सब कुछ देता है, आधा आपके हाथ में होता है, आधा उनके हाथ में होता है। हमेशा आपको रिच होना अभी जो है आपके हाथ में आधा है, उनके हाथ में आधा है। आपको खराब इंसान भी बनना है, आधा आपके हाथ में, आधा उनके हाथ में, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है स्मोकिंग। इसमें आई थिंक 17, एज फार एज आई नो 70 डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स हैं जो 17 डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर में कैंसर एक्टिवेट करता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन, जो कि 20% होता है टोटल कॉज में। मतलब 42% भी आप 100% होता है, 42% का 50%, 20% तो हो गया। मैंने 5 में से 1 जन का जब कैंसर अगर पकड़ा जाता है उसका रीजन होता है स्मोकिंग। इतना डेंजरस है स्मोकिंग। सो इसीलिए आप ये जो वस्तु देख रहे हैं इससे दूर रहें, इससे दूर रहें एंड दूर रखें। सेकेंड हाईएस्ट जो है 7.8%, अप्रोक्सीमेटली 10% होता है ओबेसिटी के वजह से। अब बोलोगे ओबेसिटी में क्या है, खाना तो इतना खा लिया, उसमें क्या है, खाना तो है खाना, ये निकल गया तो क्या है, ये थोड़ी ना कैंसर करेगा। इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशंस के वजह से नहीं, बहुत का होता है कि मेरा थायराइड है, मैं क्या करूं, एक्सक्यूज, मेरा थायराइड है, कुछ भी, खाना हाफ कर दो। एक दिन में हाफ नहीं हुआ तो 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा। यू डोंट नीड दैट मच ऑफ फूड, ठीक है। थर्ड वन होता है अप्रोक्सीमेटली 6%। लोगों को लगता है भाई चोला मार देते हैं, क्या है, यहाँ पे तो गुड़गांव में तो पानी से ज़्यादा अल्कोहल बिकता है। पानी का दुकान कम, गोल्फ कोर्स रोड से आओ पानी का दुकान मिलेगा नहीं है, मगर अल्कोहल का दुकान एकदम चमकदार करके, अट्रैक्टिव करके रखा हुआ है, दिखने से ही जाने का दिल करेगा वैसे करके है? जो ज़्यादा हंस रहे हैं वो समझ रहे हैं कि छोड़ नहीं पाएंगे, बट ये आपका अल्कोहल। सो अल्कोहल दोनों चीज़ आ गया जो हमें नहीं लेना चाहिए, पुरखों से बोल रहा है, हर धर्म ग्रंथ में बोल रहा है। सो क्यों बोल रहा है, दैट इज द रीजन। अच्छा, अभी ये 5% है यूवी लाइट का, इसको तो हमारे हाथ में है। देखो सब ये सब हमारा हाथ में है, वी कैन डू दैट। यूवी के लिए आज अभी ऑर्डर लगाइए अगर आपके पास नहीं है तो, सनस्क्रीन। थर्ड वन इज फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब चलो क्या सुबह उठ के जाएंगे, शाम में जाएंगे, ये लोग पगला है क्या, सिर्फ जाने के लिए बोलते हैं, अरे खाएंगे और सोएंगे और आराम लेंगे। ब्रेन हमें हमेशा बुद्धू बना के रखता है। सो इनएक्टिविटी इज 3%। पुअर डाइट इज वन ऑफ द ऑल्सो रीजन, जो कि 2% के आसपास है। खाना सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन उसमें नहीं है, हम लोग स्पिरुलिना नहीं ले रहे हैं, हमें जो है अच्छा चीज़ नहीं ले रहे हैं, अच्छा चीज़, न्यूट्रिशन वाला चीज़, प्रोटीन वाला चीज़, हरे वाले सब्जी, सभी बोलते रहते हैं सेम चीज़ है। देयर इज फॉर रीज़न। ये छोड़ के भी आता है जो आपके हाथ में नहीं रहते हैं, वो होता है एज। ज़्यादातर देखा गया है कि 85 ईयर्स और 90 ईयर्स के बीच में कैंसर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वुमेन के लिए जो है ओवरी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर,
ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली मेनोपॉज के टाइम पे भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट फॉर द मेन आफ्टर द मे बी 50s के बाद से ही देर इज़ अ प्रोन टू बी हैव मोर प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है. सो एज रिलेटेड कैंसर होते हैं. एज रिलेटेड कैंसर क्यों होते हैं? कैंसर एक दिन में नहीं होता है, पहले मैं बता देता हूँ. कैंसर कभी भी एक दिन में नहीं हुआ. आज सुबह उठ के बोला कि मेरा सेल डैमेज हो गया, मेरा कैंसर हो गया भाई, ऐसा कभी नहीं होता है. कैंसर होता है फॉर लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर लॉन्ग टर्म लगता है. इसीलिए एज में वी हैव टू बी केयरफुल. जब हम लोग अभी सही हैं तो अभी हमें टेक केयर करने का ज़रूरत है. बुढ़े में क्या टेक केयर करोगे, तब तो कैंसर आने का चांसेस है. ना आए इसीलिए अभी से इम्पोर्टेंट है. और फैमिली हिस्ट्री में देखा गया है कि 5% लोगों को फैमिली हिस्ट्री में इसका डैड को कैंसर था, इसका कैंसर है. तो बोलोगे कि क्या ये तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है? नहीं. पाया गया है कि इनके लाइफस्टाइल सेम है. पापा भी पियक्कड़, बेटा भी पियक्कड़. पापा भी स्मोकर, बेटा चेन स्मोकर. बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी. पहले पापा 1 सिगरेट लगाता था, बेटा का लाइटर का खर्चा नहीं होता है क्योंकि 1 से वो दूसरा जलाता है. ठीक है. सो ये फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादातर ट्रांसफर तो होता है, उनको जीन्स का अगर म्यूटेशन रहता है. हाउएवर लाइफस्टाइल के चक्कर में सेम फैमिली में सेम काइंड ऑफ डिजीज देखा जाता है. पापा को डायबिटीज, बेटा को डायबिटीज. डेफिनेटली खाने में गड़बड़ है. डायबिटीज जेनेटिक हो भी सकता है, बट स्पेशली कैंसर. दादा को कैंसर, पापा को कैंसर, बेटा को कैंसर, डेफिनेटली खाने में प्रॉब्लम है. अब पता चल गया कैंसर कैसे होता है, क्या है. जनरली मेनली 2 किस्म का होता है. एक होता है सॉलिड ट्यूमर, ये ज्यादा होता है. ये जो है जनरली ज्यादा होता है. सॉलिड ट्यूमर हो गया, एक लिक्विड ट्यूमर हो गया. हमारे बॉडी में लिक्विड कहाँ है? ब्लड में. तो ब्लड में 2 किस्म का हो गया, सॉलिड में 2 किस्म का हो गया. सॉलिड में एक सॉफ्ट टिश्यू में होता है. सॉफ्ट टिश्यू मतलब आप सुनोगे बहुत, सार्कोमा, उसके बाद नाम होता है सार्कोमा समथिंग समथिंग करके. सार्कोमा अगर इधर किसी भी मसल में हो गया तो सार्कोमा उस मसल का नाम, ऐसे करके होता है. कैंसर का नाम बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसके पहले कार्सिनोमस या सार्कोमास ऐसे करके ऐड कर देते हैं. ठीक है. कार्सिनोमस जो है वो ब्रेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ऑर्गन में होता है, ऑर्गन में. और सार्कोमास जो है कनेक्टिव टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यू में होता है, कार्टिलेज में हो गया, मसल में हो गया, ऐसे होते हैं. और ब्लड का 2 किस्म का होता है. कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? ल्यूकेमिया होने से बोन मैरो. इसीलिए देखना बोन मैरो में उसको इफेक्ट करते हैं. एंड सेकेंड लिम्फोमास, लिम्फ नोड में. लिम्फ नोड कहाँ पे है? काफी जगह है, बट मेन लिम्फ नोड. इसीलिए दिन में अपने आप को थप्पड़ मारना है. कैसे दिखाता हूं. This place, and then sometimes you do this one. This will activate our lymph nodes. कैंसर के लिए नहीं है ये आपको लिम्फ नोड एक्टिवेट में काम आएगा. देयर इज ए डांस फॉर द लिम्फ नोड. हो गया. डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर पता चल गया. हम लोग क्या सीखे? सेल सीख गए. 42% हम लोग बंद कर सकते हैं, मतलब केयर कर सकते हैं अगर हम लोग खुद के केयर करें तो. फिर यहाँ पे 2 किस्म का हो गया. ठीक है. अब आप एक्चुअली जनरली क्या होता है, कैंसर का 4 स्टेज है, मैं उसको दिखाऊंगा. जनरली 1 2 3 4 सिंपल. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4, 1 2 3 4 4. ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, लोगों को बहुत देर में पता चलता है. अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला. तो इसमें इसीलिए पता नहीं चला. ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, इसीलिए आफ्टर मेनोपॉज 35 के बाद, 35-40 के आसपास से दे शुड गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर में एक बार मैमोग्राफी करने के लिए. 50 ईयर्स के आसपास जो भी हैं प्रोस्टेट चेक कीजिए, बिकॉज देज आर द डैमेज. यहाँ पे ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बढ़ सकता है. तो जिनके पास पैसा है वो टेस्ट करवाए, जिनके पास पैसा नहीं है
हार्ड वर्क कीजिए विथ एटमी। ओके, हाँ पैसा आएगा ना। सो अगर किसी का सडनली वेट लॉस हो रहा है विदाउट एनी रीजन, देयर माइट बी चांसेस कि सम अदर, वी हैव टू चेक द फुल बॉडी। या फिर किसी का भूख नहीं लग रहा है, कोई भी रीजन नहीं है, भूख ही नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा सडनली भूख ड्रॉप हो गया है, और बहुत टायर्ड लग रहा है बॉडी में, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ड्रामेटिकली टायर्ड, उठ नहीं पा रहे हैं, वो पीने के बाद उठने वाला नहीं है, ऐसे ही उठने नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत ही टायर्ड लगता है, पूरा दिन टायर्ड रहते हैं। सो यू नीड टू चेक, ये साइन और सिम्टम्स है। अगर घर में या फिर दोस्त के घर में ऐसे कुछ है तो उसे बोलिए कि एक बार आप फुल बॉडी चेकअप करवाइए सही तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये सीखने के बाद यू कैन टेक केयर ऑफ एनीबॉडी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप भी डॉक्टर नहीं है, कभी मत बोलिएगा कि हेमोहिम लीजिए और कैंसर क्योर कीजिए, फिर से मैं बार बार बोलूँगा। हावेवर किसी का घर में ऐसा देखने को मिला, किसी के सुनने को आया, अरे इसका तो वेट लॉस हो रहा है ऐसे ऐसे, अच्छा ओके, तो फिर एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाइए, डोंट बी द डॉक्टर। या फिर उसको हेमोहिम लेने के लिए बोलिए। फैटीग के लिए ये बहुत काम करता है। वुमेन के लिए ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द प्रिवेलेंट, बहुत मिलता है, सो इसीलिए मैमोग्राफी होता है, टेस्ट करवा सकते हैं आप। फिर वन मोर टाइम, अगर आपके पास पैसा है प्लीज़ टेस्ट वंस इन 2 ईयर, पर ईयर भी एक करे तो बेटर है। अपने घर वाले में, घर में अगर कोई 35 के ऊपर वुमेन है, एक्चुअली वो अभी ऐसे हो गया है कि 30 में भी आ रहा है, इट इज़ कमिंग, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो कोई भी अगर लम्प्स देखा जाए, क्योंकि नोड्स ग्रो हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर भी बहुत लिम्फ नोड होते हैं, अगर बहुत हार्ड है कोई, एक्चुअली जब हम लोग बच्चे को पिला देते हैं, मिल्क हम लोग जब पिला देते हैं, ब्रेस्ट बिकम वेरी सॉफ्ट बिकॉज देयर आर लेस चांस टू हैव द ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को दूध पिला दो, सो देयर इज लेस चांस। सो नेचुरल चीज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। हावेवर ऐसे नहीं है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग किए हुए हैं उसको नहीं आ सकते, तो हमें टेस्ट करना चाहिए। सेकंड, कोलोन कैंसर, हाँ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस। तो कॉन्स्टिपेशंस लॉन्ग टाइम पे रहेगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलोन कैंसर का बहुत सारा रीज़न होता है। हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जिसमें रैफेज या फिर ग्रीन्स कम रहते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़। तो उसका कोलोनोस्कोपी होता है, कोलोनोस्कोपी के थ्रू देके पता चलता है कि वहाँ पे कोलोन कैंसर है कि नहीं। थर्ड वन इज लो डोज सिटी स्कैन। जनरली कहीं पे ट्यूमर लेने से पहले वो बोलता है कि आप सिटी करके लेके आओ, यहाँ पे मुझे देखना है इसके अंदर कैसे फैला हुआ है, तो उसको लो डोज इसीलिए दिया जाता है। एंड उसके बाद वहाँ से डिटेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग करके। ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी हो सकता है, देयर इज नो सच थिंग। ऐसे नहीं है कि जो हेल्दी लाइफ जी रहा है, जो ऐसे बहुत सुना है ना, अरे मेरे दोस्त कभी सिगरेट को छुआ ही नहीं, कभी जो है बीड़ी पिया नहीं, कभी जो है जिंदगी में ये भी पिया नहीं, सुबह जल्दी उठता है रात को जल्दी सोता है, उसको कैंसर हो गया। उससे अच्छा तो यही होता कुछ पी लेता और कुछ जी लेता। ऐसे होता है? हाँ, ऐसे होने का बहुत सारा रीज़न है। वो बंदा अगर ज़्यादा रूठता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर। अगर वो द वुमेन इज ऑल्सो कुकिंग विद द गैस एंड बहुत सारा नाक में जाता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर वो खेत में गदगदे धूप में काम कर रहे हैं शहर के अंदर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर बीइंग द कैंसर। रीज़न इज दैट जो डैमेज हो रहा है वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो रहा है। सो देयर इज नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ वो वाला ही, क्योंकि जिपर के लिए तो नॉर्मल पहला वाला बैग खरीदा और घर में आते ही वो जिप ऐसे फट गया, ऐसा होता है, तो वो बच्चे में भी हो सकता है। सो डैमेज किसी भी टाइम पे हो सकता है, बट चांसेस जो है स्मोकिंग में ज़्यादा होता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट इज राइस।
ये याद रखना, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस ये क्या है? सोचिए कि ब्रेस्ट कैंसर था, एग्जाम्पल। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ होगा? यहाँ होगा, राइट? ब्रेस्ट में होगा। तो अगर कैंसर सेकेंड थर्ड स्टेज में, ज़्यादा स्टेज में पहुंच गया तो वो दूसरे जगह पे, दूसरे ऑर्गन पे जाने लगता है। जैसे कभी कभी होता है, अरे इसका स्टोमक में कैंसर था और लंग्स में फैल गया, ऐसा सुनने में आया है। लंग्स में था, स्टोमक में फैल गया, स्टोमक में, लंग्स में था, किडनी में चला गया। तो जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ये हम लोग, तो कैंसर जब भी होगा किसी का, अच्छा पकड़ा गिरा है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन, अच्छा डॉक्टर ये मेटास्टेसिस पोजीशन में तो नहीं है, डॉक्टर आपकी तरफ ऐसे करके देखेगा, आपको कैसे पता? ऐसे करके। या फिर कोई आपको बोल रहा है, प्रेस्क्रिप्शन लेके आया, तो यू कैन आस्क इसका मेटास्टेसिस तो नहीं हो गया है? तो दे विल से, अरे आपको कैसे पता? सो योर नॉलेज इज योर पावर। इम्प्रूव्ड ओवरऑल सर्वाइवल, ये अर्ली डिटेक्शंस में होता है। जनरली फर्स्ट सेकेंड में होने से इजीली इट कैन बी क्योर। अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, सो इट इज पॉसिबल। एक टर्म होता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब सोचा था उसमें कैंसर है, बिनाइन निकल गया, उसको बिनाइन बोलते हैं, जिसमें कैंसर नहीं है। ऐसे ही एक जगह पे आलू हो गया, एग्जाम्पल, तो बोले कि भाई तेरा तो कैंसर हो गया, उसे 3 दिन नींद नहीं आया, फिर सब टेस्ट करवाया और वो निकला भाई वो कैंसर वाला नहीं है, ऐसा नॉर्मल है। मतलब राक्षस 2 किस्म का है, एक अच्छे राक्षस, एक खराब राक्षस। वो अच्छे राक्षस निकल गया, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और गया था कुछ नहीं, बोले कि नींद बहुत आती है मुझे, सेमिनार देखते देखते ही मुझे नींद आ जाता है, ऐसी सिचुएशन है। तो जाके टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के क्या निकला? फॉल्स नेगेटिव, कैंसर था। कुछ पता ही नहीं था कि कैंसर है कि नहीं, बट निकल गया तो कैंसर था। सो और एक चीज़ वी हैव टू बी केयरफुल कि जिसको ज़्यादा ट्यूमर होता है, फॉर एग्जाम्पल वो बार बार सिटी में जाता है, मतलब वो CITY नहीं, CT CT करने के लिए जाता है। वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दोज बिग मशीन्स। जितने ज़्यादा ओवर डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपका DNA डैमेज हो रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। इसके पोटेंशियल हार्म्स हैं, वी हैव टू नो कि हमें जितना टेस्ट करेंगे इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वी हैव टू अवॉइड इट। इसका जितने भी टेस्ट करें, उसके बाद आपने सुना होगा कि अरे वो तो टेस्ट में आया हुआ है, कुछ निकला है, मगर इसे कन्फर्मेशंस करना है, तो उसको जो है 100% कन्फर्मेशंस बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी होता है कि एक निडल दिया जाता है, सैंपल उसको काट के वहीं से निकाल लेते हैं और उसको मॉलिक्यूलर टेस्ट के थ्रू दे के टेस्ट करते हैं, उसको विजुअलाइज भी करते हैं। एक होता है विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के अंडर में रख के हम लोग देखते हैं, तो उससे हमें जो है सेल टाइप पता चलता है। मैं अभी दिखाऊंगा अभी सेल को कैसे करके, आप पढ़ भी सकते हो। अगर नेक्स्ट में आप टेस्ट देखोगे तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, बट डॉक्टर का बात समझ पाओगे। डोंट बी द डॉक्टर। डॉक्टर सालों 5 साल 10 साल उसमें स्पेंड करते हैं, देयर एक्सपीरियंस इज क्वाइट लॉट, बट 10 years लेटर AI विल डू दिस जॉब। ठीक है, डॉक्टर, वकील, CA, इनका सबका जॉब जाने वाला है। किसका जॉब रहेगा? एटोमियन का रहेगा। ओके, सो इरेगुलर साइज होते हैं, उसके शेप एंड बॉर्डर में डिफरेंट होते हैं, थोड़ा लार्जर होता है। एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो है, मतलब सेल का ब्रेन, वो डार्क हो जाता है, वो डार्क होता है। और मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होता है बहुत सारा, वो PCR के थ्रू देके करते हैं, और उसमें बहुत सारा किट यूज़ करते हैं। कुछ कंपनी किट सेल करते हैं कि वो आप बायोप्सी लेके आओ, मैं मार्कर दे के टेस्ट करूँगा, तो उनको मार्कर दे के टेस्ट करते हैं। कुछ कैंसरस सेल में पर्टिकुलर उसमें कोई एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, कुछ डिफरेंट सेंसर होता है, और पर्टिकुलर सेंसर में पर्टिकुलर सेंसर जाके अटैच हो जाता है, वो तो उसको कलर देके अंडर में मॉलिक्यूलर टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है। अब देखेंगे कि अच्छा ये अगर नहीं रहता तो फिर भी आप इसमें डिटेक्ट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सुंदर पिक्चर है।
यहाँ पे पिक्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, हो गया। यहाँ पे कितना होमोजेनियस है, यहाँ पे कौन किस तरफ कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और ये जो यहाँ पे देखो कोई ब्लू टाइप का नहीं है, पर्टिकुलर जगह में है, बट यहाँ पे कोई डॉटेड ब्लू नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखो हर जगह पे डॉटेड ब्लू है। ये है न्यूक्लियाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई। ये विजुअलाइजेशन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये डॉक्टर देखते 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 उसको लग जाता है कि ये ब्रेस्ट का पार्ट है, एक जगह पे ब्रेस्ट कैंसर है, एक जगह पे नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये इसी का साइड में है, कुछ नहीं है, इसी का साइड में है। अब सीखेंगे स्टेज 1 2 3 4। और एक टर्म्स आपको याद करना है, TNM। TNM में जो है आई नीड सम पेपर, हम लोग TNM सीखेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब वो फैल गया है दूसरा जगह। तो मेटास्टेसिस में जब हो जाता है उसको क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें रेडिएशन लगता है, उसमें केमोथेरेपी लगता है, उसमें थोड़ा सा पेशेंट्स का हालत बुरा हो जाता है। सो फोर्थ स्टेज का कैंसर तक जाने मत दीजिए, उसके पहले ही उसको किल कर दीजिए। मेरे ख्याल से इसके प्री स्टेज में भी जो है वी शुड टेक केयर। इसके प्री स्टेज में बनने ही मत दीजिए। दैट्स वाई व्हेन योर इम्यूनिटी इज अप देन स्टेज में जाएगा ही नहीं, एंड दैट इज वाई वी नीड हेमोहिम। हेमोहिम इस स्टेज में देके क्या करोगे, जब वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध के पहले चाहिए ना। मैं अगर अभी आके बोलूँगा मुझे तो अभी नींद पा रहा है, दे मुझे कॉफ़ी, देन आई कैन नॉट डिलीवर माई स्पीच। मुझे कॉफ़ी चाहिए तो आधा घंटा पहले चाहिए। सो दैट इज वाई हेमोहिम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर हेल्दी, ठीक है। ये TNM क्या है, TNM में भी 3 वर्ड, ठीक है। TNM कैसे याद रखोगे, तो T ट्यूमर का साइज होता है, N फॉर नोड होता है, लिम्फ नोड, एंड M मेटास्टेसिस। पहले हम लोग M से स्टार्ट करेंगे। M का मेटास्टेसिस है या नहीं है, खत्म हो गया। मेटास्टेसिस तो है या नहीं है, तो M0 होता है या फिर M1 होता है। M0 M1, ठीक है। अब नोड जो है N जो होता है N0 होता है, तो इसको ना थोड़ा सा हम लोग पिक्टोरियल में लेते हैं। M में क्या है, 0 1 1 हो गया तो स्टेज 4 समझ लो। कुछ मत देखो कितना क्या T है, N है, M है, कुछ मत देखो। अगर 1 है, किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में ऐसा रहता है, उनका TNM रहता है। अगर उसमें 1 है तो मेटास्टेसिस। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट स्टेज, ठीक है। N का 4 होता है, N का 4 होता है, 0 2 3, N का 4 है। और T का भी जो है 4 है, T1 T2 T3 T4, समझ गए। T में 0 क्यों नहीं है, ट्यूमर है ना ट्यूमर है ना, तभी तो टेस्ट हो रहा है। T0 नहीं हो सकता है, ट्यूमर है तभी तो टेस्ट कर रहे हैं, ओके। मगर ये जो नोड है, लिम्फेटिक नोड, वो अफेक्टेड है कि नहीं। सोचो ब्रेस्ट कैंसर है तो वो बगल में जाता है, राइट। वो यहाँ पे भी टेस्ट करता है, पहले फिजिकल टेस्ट करता है, फिर एक्सरे करता है। अगर वहाँ पे अफेक्टेड है तो एक्सरे मतलब CT, तो CT में वो दिख जाएगा कि कितना % लिम्फ नोड का प्रॉब्लम है। बाय द वे ये 1 का मतलब है लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर। अब T2 है 2 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर। T3 है 5 सेंटीमीटर एंड T more than 5 सेंटीमीटर। 4 is spread many places, मतलब एक जगह से मतलब ये मेटास्टेसिस हो गया है, ठीक है। ओके, क्लियर, समझ में आया? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। तो
सो N का 0 का मतलब है नो लिम्फ नोड, कोई लिम्फ नोड नहीं है, सिर्फ लोकलाइज है। एग्जाम्पल प्रोस्टेट है तो सिर्फ प्रोस्टेट में है, बाकी जगह पे नहीं गया, वो इस जगह में जो हमारा लिम्फ नोड है वहाँ पे नहीं स्प्रेड हुआ, तो N0 हो गया। ये वाला लिटिल बिट स्प्रेड, थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है, फ्यू नियर बाय। 2 का मतलब होगा मेनी लिम्फ नोड, और 3 का मतलब वो तो गया, मतलब मेटास्टेसिस का नजदीक चला गया, मोर एक्सटेंसिव। तो इसका मतलब है अगर आप देखोगे T4 N3 M1, इसका मतलब है क्या? 4 स्टेज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अरे जोर से ताली दो बाबा। अच्छा, T0 N0 M1 कैसा है ये? हाँ राइट, इनके लिए जोरदार तालियां। राइट, अब तो सीख गए। T0 हो ही नहीं सकता है, T0 होगा तो ट्यूमर ही नहीं है। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ठहरो, ऐसे प्रॉब्लम अब तो समझ में आ गया ना। अब सब यहां से निकलोगे तो नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, नॉलेजेबल ज्ञानी बन के निकलेंगे। एक है T2 N1 M0, सेकेंड स्टेज। ओहो सेकेंड स्टेज हो गया। अच्छा और एक करता हूं, T3 N2 M0, और भी एक आता है T3 N3 M0, ये भी थर्ड स्टेज। M1 होगा ही तो फोर्थ स्टेज, M अगर 1 है तो फोर्थ स्टेज। बताइए, ये थर्ड स्टेज है ना? सॉरी, हाँ थर्ड स्टेज इज 1 ऑर्गन, कितने भी हो जाए। फोर्थ स्टेज में जाना का मतलब है मेटास्टेसिस हो गया, थर्ड का एडवांस हो गया। क्लियर? किसी का भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, प्रेडिक्ट मत करो। हम लोग डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, सो डॉक्टर बनने का कोशिश मत कर। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। मुझे पता नहीं तो पता नहीं, खत्म हो गया। हम लोग सब चीज में टांग उड़ाने का कोशिश मत करो, जो पता नहीं है पता नहीं है। जनरली वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है कि इंडिया में किसी से एड्रेस पूछना है तो 4-5 जन से पूछना है, क्योंकि पहले पूछने के लिए गया, अच्छा वो बीड़ी का दुकान, ऐसे जाके वैसे, उसको पता नहीं है। कभी भी नहीं बोलेंगे इंडिया में मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लॉन्ग टाइम आगे से किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है तो उसे फूल माना जाता है। उसे माना जाता था कि इसे कुछ नहीं आता है, और हम लोग छुपाते हैं, और इस चक्कर में पूरा इंडिया ऐसा बन गया। जिसे पता नहीं है वो पता नहीं कभी नहीं बोलता है। तो हमारे पूरे समाज में किसी को पता नहीं है, कोई नहीं बोलेगा मुझे नहीं आता है, सबको आता है। इवन ड्राइविंग भी आता है, ड्राइविंग किसी को नहीं आता है। मेरे ख्याल से इंडिया में 99.99% को ड्राइविंग नहीं आता है। वी शुड लर्न ऑल्सो ड्राइविंग, हाउ टू ड्राइव। उसके लिए भी हम लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। फिर TNM क्लियर हो गया। अब होता है इसका मैनेजमेंट। पकड़ो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी स्टेज में है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको ट्राई टू क्योर कैसे करेंगे। इसको हेमोहिम से क्योर नहीं करेंगे, हेमोहिम से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। तो इसको 3 किस्म से हो सकता है, एक सर्जरी, रेडिएशन एंड मेडिकेशन। 3 किस्म का होता है, 3 किस्म का होता है। कभी दोनों में मिक्स होता है, कभी ये दोनों मिक्स करते हैं, कभी तीनों मिक्स करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेज में है। ओके, रेडिएशन पहले वो करते हैं। रेडिएशन का मतलब है कि उसको लाइट देके उस जगह को डैमेज जो हुआ है उसको लुढ़का देंगे। तो लाइट को लाइनेक बोलते हैं। लाइन, ये मशीन लाइनेक है, लाइनेक LINEC। तो मशीन में क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल बाहर से
इधर है, सोचो ब्रेस्ट में है या फिर यहाँ पे निकल के है ट्यूमर, तो बाहर से उसको इस एंगल में दिया, चीक चीक चीक, उसका एंगल डिटेक्ट करते हैं, टैटू बनाते हैं, टैटू बनता है बहुत टाइम पे, टैटू रह जाता है, तो उसको डिफरेंट एंगल में रेडिएशन देते हैं एक्सटर्नल। ये लेस इन्वेजिव होता है, मतलब आपको छुरी कांची, मतलब छुरी और कैंची कुछ नहीं चला और आपका क्योर हो गया। दैट इज ए फर्स्ट स्टेज में होने से भी इट्स वेरी इजी, सेकंड भी इज ओके, थर्ड फोर्थ वी नीड मोर, माइट बी बट देन वी डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन। और दूसरा होता है इंटरनल, जैसे कि थायराइड में किसी का कैंसर हो गया, जैसे कि प्रोस्टेट में हो गया, तो वो लोग थायराइड में हुआ तो उसको आयोडीन, हमारा वहाँ पे आयोडीन एब्जॉर्ब करते हैं, आयोडीन का, रेडियो एक्टिव आयोडीन का इतने इतने टुकड़े हैं, उसको ऐसे ऐसे करके घुसा देंगे, 1 महीना लगता है, तो वो ना ऐसे विकिरण करता है, तेजस्क्रिय लाइट निकलता है, उसमें से वहाँ का कैंसर से लोकलाइज मर जाते हैं। प्रोस्टेट में वैसे छोटे 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 ऐसे, ये प्रोस्टेट वाला है, ऐसे रख देते हैं और यहाँ से लोकलाइज रे निकलता है एंड देन उसी से उसका कैंसर सेल मर जाता है। एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल। मेडिकेशंस में बहुत सारा होता है, केमोथेरापी होता है। केमोथेरापी एक्चुअली केम इन 1960। हम लोग बचपन में पढ़े थे, मतलब यूनिवर्सिटी में, सिस्प्लैटिन, इसमें प्लैटिनम है, वो दिखने में ऐसा होता है, ऐसी 4 इसका रहता है, 4 मतलब ये जाके क्या करता है, वो जो डीएनए देखा था ना, TACG, तो ये जाके ऐसे बैठ जाता है डीएनए के अंदर करके उसे उड़ा देता है। उसको केमोथेरेपी का बहुत सारा केमिकल्स यूज़ कर सकता है, अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, अभी सिस्प्लैटिन यूज़ नहीं होता है। केमोथेरेपी में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि ये अच्छे सेल को भी मार देता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। तो स्पेसिफिक नहीं होने से क्या करता है, जो सेल ज़्यादा ग्रो होता है उस सेल में ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो कहाँ ज़्यादा ग्रो होता है? बालों में ज़्यादा ग्रो होता है, और कहाँ पे होता है? स्किन में होता है, और कहाँ पे होता है? और जो है हमारे जो क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर का सेल बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो वहाँ पे भी इफेक्ट ज़्यादा करता है। सो जनरली केमोथेरेपी जब हो जाता है तो उनका हजम सही तरीके से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक। आप मच्छर का दवाई छिड़कते हैं, पहले DDT यूज़ कर सकते, तो वो क्या करता था, मच्छर भी मारता था, हमें भी मारता था। वैसे ही केमोथेरेपी में क्या होता है, अच्छे सेल भी मारते हैं, बुरे सेल भी मारते हैं। सो ड्यूरिंग दिस वन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट हेमोहिम, वी मे थिंक अबाउट हेमोहिम, क्योंकि उस टाइम पे अच्छे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। वी मे थिंक, फिर से बता रहा हूँ, वी मे थिंक, वी मस्ट यूज, इसे दे दो, ऐसे नहीं, वी मे थिंक, ठीक है। सेकंड होता है हार्मोनल थेरेपी, अगर प्रोस्टेट के लिए होता है, या फिर प्रोस्टेट जो होता है टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से प्रोस्टेट का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो उसको क्या किया जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रिकर्सर एंटी उसका देते हैं, तो उसको जो है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो उसका प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ट्राई टू हार्मोन थेरेपी देके, तो वो ब्रेस्ट कैंसर को धीरे धीरे कम करता है। हार्मोनल थेरेपी इज टाइम कंज्यूमिंग, टेक्स टाइम। टारगेटेड थेरेपी होता है, बहुत सारा कंपनीज है, मेरा एक दोस्त का कंपनी है कोरिया में, हुज टोटल मतलब वैल्यूएशन इज लाइक 2000 करोड़, माय बेस्ट फ्रेंड। वो लोग एक प्रिकर्सर बनाया जो टारगेटेड प्रोटीन ऐसे करके दे दिया कि 1 घंटा झुला दिया एक किसी भी केमिकल में, और वो सुनने वाला जो रहेगा, वो घंटा जो है ये कोई सुन पाएगा पर्टिकुलर प्रोटीन, तो वो घंटा जाके जो है वो इसी प्रोटीन को जाके बैठ जाएगा। जैसे लॉक, एक ही ताला का एक ही चाबी है, उसको ताला लगा के, चाबी वहाँ पे है तो ताला लगा के छोड़ दिया, तो वो जाके उसी में लॉक होके उसको किल कर देगा। ऐसे किस्म का होता है वो, स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी होता है।
ये टारगेटेड थेरेपी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें जो लिगेंड बनते हैं, उसमें जो डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। केमोथेरेपी से ये एक्सपेंसिव है। जनरली टारगेटेड थेरेपी इज़ इन ए वेरी डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका टारगेटेड थेरेपी में कुछ कुछ ड्रग्स आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब एक एक ड्रग का आई एम नॉट श्योर, फिर से मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ नहीं हूँ, सो आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे हाँ, सो आई डोंट नो टारगेटेड थेरेपी कितना ज़्यादा इंडिया में फेमस है, बट ये है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियोरिटिकल नॉलेज। मेरा थियोरिटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज डॉक्टर के पास। इम्यूनोथेरेपी होता है जिसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में करते वक्त सेम चीज़ हमारा हेमोहिम करता है। सो वो इम्यून थेरेपी नहीं है, बट देन इट एक्टिवेट्स। बहुत सारा उपाय है, सब उपाय मुझे भी पता नहीं है। सो इम्यून सेल्स लेके दूसरे को देना, या फिर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं जिसका ल्यूकोमिया होता है, स्टेम सेल्स के लिए होता है। सो स्टेम सेल्स रिप्लेसमेंट करते हैं। स्टेम सेल्स इज एक्चुअल में जो बोन मैरो से निकल के आता है, दैट इज एक्चुअली द स्टेम सेल्स। वो कैसे होते हैं, जैसे हम लोग सोचिए एक कप बनाना है, सेम मटेरियल से कप बनाना है, प्लेट बनाना है, तो पहले जो मिट्टी का गोला निकल आया वो स्टेम सेल्स है। तो उसको डिफरेंट इसको थोड़ा सा ऐसे मुड़ा तो कप बन गया, उसको फ्लैट कर दिया तो प्लेट बन गया। तो स्टेम सेल से कुछ भी सेल्स बन सकते हैं। सो स्टेम सेल्स यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स द प्रिकर्सर ऑफ द डिफरेंट सेल्स। 4 किस्म का है, इस हमसे ज़्यादा आपको पता है क्योंकि बता रही थी कि सेल करना है, और आप बता रहे थे। इसका मतलब है कि आइदर यू हैव एक्सपीरियंस योर फैमिली मेम्बर्स, उनको ले जा के, और या फिर यू हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। ये वाला याद है? ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल है, पहले ही जाके जो है मारपीट कर देते हैं। ये बड़े उखड़ेले किस्म के हैं, पहले ही मार देते हैं, लोकलाइज। इनको गाइडेड आता है, कमांडो होते हैं एंड देन इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं। ये कमांड देते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। इनके पास भी वेपन रहता है, और इनका स्कूल होता है थाइमस। ठीक है, ये लास्ट में मैंने बोला हुआ हूँ, लास्ट वीक में भी। सो ये वाला चीज़ हम लोग ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दीज आर द ऑलरेडी फिक्स्ड सिस्टम। जहाँ पे हम लोग ज़्यादा चेंज कर सकते हैं वो है साइटोकाइंस एंड एनके सेल्स, विच एक्चुअली ये है हमारा जीपीएस सिस्टम। अगर हमारा मिलिट्री का सिस्टम अगर देखें, जैसे हम लोग लास्ट वीक बात किए थे ऑपरेशन सिंदूर, हम लोगों को सक्सेस मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर इज़ वेरी मच सक्सेसफुल, उसके लिए एक जोरदार तालियां हो सकता है। वेरी नाइस। हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग था, इसीलिए वी वॉन, वी हैव डन ट्रिमेंडस जॉब। सो डिफेंस सिस्टम आपका भी ऐसे ही बढ़ाना है अपना बॉडी का। तो साइटोकाइन होता है, दूसरा होता है एनके सेल्स, जो कि रॉ के एजेंट्स हैं। वो डिटेक्ट भी खुद कर सकते हैं, उनको डिसीजंस भी खुद ले सकते हैं, और किल भी कर सकते हैं। तो एनके सेल्स जो है, ये जब डीएनए डैमेज हो गया और उस सेल को मरना चाहिए था, एक्चुअली डीएनए डैमेज होने से उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। वो सेल जो है खुद ब खुद, बंधु मेरा टाइम हो गया है, टुक ऐसे। आपको पता है एक सेल कोई भी हमारा काम नहीं कर सकता है। एक जो सेल होता है अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। एक चींटी भी काम नहीं कर सकता है। कोई चींटी को ना अलग कर दीजिए, वो कम्युनिकेशंस नहीं कर पाएगा, कोई सामान इधर से उधर ले जा नहीं पाएगा। द चींटी विल डाई अल्टीमेटली। वैसे ही हमारा सेल है। सेल क्यों एक साथ काम करता है पता है? क्योंकि वो सैक्रिफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा तुम्हें चाहिए ज़्यादा खाना, ले लो, दैट्स वाई इट वर्क सो मच, सो बेटर वे। बट एक कैंसर वाला सेल है जो वो ज़्यादा खाना खाता है, उसे ज़्यादा चाहिए। तो जो सेल्फिश है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। उसे टुक करके कोई ना कोई गोली मार देगा, या फिर वो कभी भी मिलेनियर नहीं बनेगा। वो जो सेल्फिश है
नेचर का नियम ही है, जिसको आप हेल्प करोगे उसको एक लाठी दे देना, क्योंकि वो लाठी वो मारेगा। हावेवर ओवर द टाइम यू विल गेट बेनिफिट। सिमिलरली एपोप्टोसिस जो है, जिसको मरना है, वो मरता क्यों है? दूसरे के लिए। सम्मा पे परवाने कुर्बान हो जाते हैं, वैसे ही एपोप्टोसिस खुद टिक करके मर जाते हैं अपने अपने, अगर कैंसर होता है। अगर नहीं मरते हैं तो ये एनके सेल्स ऐसे करके टॉर्च लेकर ढूंढते हैं, फिर किसी को पकड़ा तो उसको टुई करके उड़ा देते हैं। ठीक है, अब वो अगर बच गया तो कॉलोनी ग्रो हुआ, कैंसर बन गया। मैंने वो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से हमारा हेमोहिम काम करता है। हेमोहिम का ये दोनों के लिए एप्लीकेशंस हैं, इन दोनों के लिए रिसर्च है, हॉस्पिटल में काम हुआ है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग इसको देखें कैसे काम करता है, सर्वाइलेंस बाय एनके सेल्स हेमोहिम एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये हो गया। सेल किलिंग वाया एपोप्टोसिस, एनके सेल्स जो है इट इज ऑल्सो सपोर्ट्स फॉर द एपोप्टोसिस, और साइटोकाइन का जो कम्युनिकेशंस है उसको भी एक्टिवेट करता है। जीपीएस का सिग्नल सही रहेगा, सही टाइम पे सही चीज पहुंचेगा, फास्ट होगा। युद्ध खत्म करना है, जल्दी से करके जाके बोल दिया कि भाई झंडा हिलाओ, खत्म हो गया। टी सेल एक्टिवेशंस में काम करते हैं, एंड देन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेशंस इफेक्ट भी है इनका। तो इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने से क्या होगा, डैमेज ही कम होगा, पहला स्टेज में ही कम हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट रहने से। एंटीऑक्सीडेंट कैसे एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैं बोला था ना कि छुरा है, रेडिकल जनरेट होते हैं। छुरा है, मेरा एक वीडियो है वो वाला जरूर देखना, गरम छुरा लेके जाता है। रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, जंक फूड खा लिया, पापा ने बच्चे को डांट दिया तो उसका रेडिकल जनरेट हो जाता है। वाइफ ने पति को डांट दिया तो उनका रेडिकल जनरेट हो गया। पति ने उनको सुंदर नहीं बोला, बहुत साज गुज के आके बोली आज मैं कैसे लग रही हूँ, और पति ने कुछ बोला नहीं, आज क्या लग रही हो, खाना दो मुझे, तो आपका रेडिकल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो उसको वहीं पे ख़त्म करना है, वरना वो काटते काटते जाएगा चर्र करके। तो उसको एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको पानी डाल देता है। और ऐसा तो होता है, रूठते भी हैं, उसके बाद केमिकल होता है डैमेज, डिफरेंट रीजन है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेमोहिम एंड कैंसर डिफेंस, ये कैसे काम करता है मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट दिस वन विल बी हेल्पफुल। और डिफेंस एनालॉजी में अगर देखा जाए तो हमें अगर क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ अगर हमें कंपेयर किया जाए तो रॉ के एजेंट जो है हमारे कौन सा सेल है, एनके सेल्स, एंड जीपीएस सिस्टम वेरी इजी। तो हमें और कुछ बताना ही नहीं है। अब तो आप हर कोई जो है हेमोहिम में पीएचडी हो गए, हेमोहिम में पीएचडी, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गए कि कहीं पे भी जाके किसी को भी देख के आप कुछ भी अभी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैंसर के बारे में बोल सकते हो, इम्यूनिटी के बारे में बोल सकते हो। तो ये दोनों अगर देखोगे तो हेमोहिम को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी। ओके, तो एटमी हेमोहिम, इम्यूनिटी अप, फैटिग डाउन। हेमोहिम हमारा ऐसे काम करता है, एट द बिगिनिंग में काम करता है, जब अटैक हो रहा है उस टाइम पे रॉ का एजेंट को एक्टिवेट करता है। तो हेमोहिम आपको हमेशा बेनिफिट देगा। वी हैव टू बी टेकिंग हेमोहिम, वी हैव टू टेक द हेमोहिम पर डे 2 पर डे। कब लेना है, व्हेन यू आर हेल्दी, सिक होने के बाद नहीं लेना है, व्हेन यू आर हेल्दी टेक हेमोहिम। ये था हेमोहिम के ऊपर। कोई क्वेश्चन? सीखे आज सीखे, सीखा सही तरीके से, बहुत बढ़िया है? इसमें कोई डिफिकल्ट लगा? याद रख सकते हैं, इलू TNM, 3 लेटर, ठीक है। चेन रिपेयर, चेन जो है डैमेज होता है, ऑटोमेटिक होता है, नए में खराब होता है, बाद में खराब होता है।
डीएनए से, डीएनए कहाँ से आता है? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ पे रहता है? सेल में। सेल कहाँ पे है? मेरा बॉडी का आधार। ठीक है। रेडिएशन दो किस्म का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। कैंसर का 42% हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्मोकिंग में होता है। 70 केमिकल, 17 डिफरेंट, 17 ऐसे करके याद रखना ना, 17। सो याद कैसे करके रखना है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी भूल गए कहाँ पे जाना है? एटोमी में वीडियो में देखना है। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछने से भी चलेगा। 3 किस्म से हम लोग उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। पहला, बोलो, सर्जरी। दूसरा, रेडिएशन। वेरी नाइस। थर्ड, मेडिकेशन। अच्छा, स्टेज कितना होता है? 4 स्टेज होता है, 1 2 3 4। हाँ, स्क्रीनिंग कैसे कैसे करते हैं वो तो हो गया। अच्छा, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि इसको कैंसर हो सकता है या फिर कुछ हो रहा है बॉडी में? जब भूख नहीं लगेगा, बहुत टायर्ड रहेंगे, वेटलेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स कैसा है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। सॉलिड में सार्कोमा टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू में होता है, और ऑर्गन में जो है कार्सिनोमा। कार्सिनोजेनिक को एक्चुअली कार्सिनोजेनिक इज बॉडी के लिए खराब होता है, तो उसको याद रखना, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोमा है, सार्कोमा। सार्कोमा के लिए नेक्स्ट टाइम पे मैं सोचूंगा। ल्यूकोमिया बहुत बार सुना है, बोन मैरो से इफेक्ट जो करता है, और लिम्फोमास जो लिम्फ से निकलता है। इजी, ओके। सचमुच आज हम लोग कैंसर के बारे में सीखे, हेमोइम के बारे में क्लियर हुआ। ऐसे ही ना सीखने से वी विल टेल समथिंग विच वी डोंट नो। अगर हमें ना पता होता तो हमने जितना पता होता वैसे ही बोलते। सिमिलरली द प्रोडक्ट वी कैन सेल, आप लोग एक क्यूरेटर हो। क्यूरेटर पता है किसको बोलते हैं? क्यूरेटर, क्यूरेटर बोलते हैं। अच्छा, मैं बताता हूं लोग आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? डॉक्टर है, देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर न्यूट्रिशनिस्ट। इसका मतलब है आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा नॉलेज रखना है, देन ओनली दे विल बाय फ्रॉम यू द प्रोडक्ट। और अपने टीम में अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, देन एवरीबॉडी विल रेस्पेक्ट यू। इसीलिए इस इंडस्ट्री में नॉलेज है तो देन यू कैन बी सक्सेसफुल फास्टर। हमेशा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, किसी भी फील्ड में, किसी का लीडरशिप के ऊपर नॉलेज है, किसी का प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है, किसी का सेलिंग के ऊपर नॉलेज है, किसी का ब्यूटी के ऊपर है। हावेवर हेमोहिम को सबको जानना है। हेमोहिम इज वन ऑफ द प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। जो किसी के पास नहीं होता है वो हीरा होता है। और ये नॉलेज जो है, वी आर लकी। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरा ध्यान से स्पीच सुना, समझा, प्रैक्टिस किया और हेमोहिम में पीएचडी बन गए। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही करके आप खुद को इतना बुलंद करो, मोटिवेट करो कि आप एटलीस्ट ये नॉलेज लेके जाओ। आपके परिवार के लिए बेनिफिट होगा, मैं गारंटी देता हूँ। और जो यहाँ सेमिनार में आएंगे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, मॉनिटरी, नॉलेज में, या तो फिर हार्मोन निकलता है दूसरे को देखने से, हंसने से, देयर विल बी लॉट ऑफ यूफोरिया। सो सेमिनार में जो आएगा उसका सक्सेस फास्टर होगा, सेमिनार में जो नहीं आएगा उसका सक्सेस बहुत देर होगा। और मैं गारंटी देता हूँ जो सेमिनार में आएंगे उसको बहुत कुछ सीखने को आएगा। आई विल ट्राई ऑल्सो टू गिव माई लेवल बेस्ट। जो वीडियो जाएगा उसमें कट रहेगा। ओके, डन। थैंक यू सो मच।